हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। संविधान की सीरीज़ में राष्ट्रपति का एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। जो राष्ट्रपति का बेसिक वीडियो है, राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह, उसका वीडियो आई बटन में ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आप आएँ। शुरुआत करते हैं। ये जो बोर्ड पे हमने लिखा है, बिट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, पूरे एक बार में आना मुश्किल है, इसलिए छोटा छोटा हमने लिखा है ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए। आप इसके नोट्स बनाते ज़रूर चलें। ये पूरी संविधान की जो सीरीज़ चल रही है उसके आप नोट्स बनाते ज़रूर चलें, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में सबसे पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्तियाँ। सभी कार्यपालक कार्य, जो भी कार्यपालक कार्य होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाएंगे। हालांकि करता तो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री है, लेकिन नाम हमेशा राष्ट्रपति का ही होगा। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश CJI, प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त आदि अधिकारियों की नियुक्त करता है। अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन, इंटरस्टेट काउंसिल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। और दूसरे देशों से जो भी संधियां, मुआहदे, ट्रीटीज होंगी, वो चाहे कोई भी मंत्रालय के अंतर्गत आती हों, मंत्री जरूर करेगा, लेकिन उस पर फाइनल मोहर जो लगेगी वो राष्ट्रपति की ही लगती है। तो ये राष्ट्रपति के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस होता है। तो पहला पॉइंट वही है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और जो सेना के अधिकारी होते हैं, जैसे NDA में या CDS में, जो वो पास आउट होते हैं तो वह राष्ट्रपति के नाम पर ही शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। युद्ध शुरू करने का फैसला या युद्ध को समाप्त करने का फैसला राष्ट्रपति द्वारा ही लिया जाता है। और साथ ही साथ यह तीनों सेनाओं के सेनापतियों को, जनरल्स को, एयर चीफ मार्शल्स को, एडमिरल्स को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। वीटो की शक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ अनुच्छेद 111 का जिक्र है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझिए। जब राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पास कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, मान लीजिए राज्यसभा ने भी पास कर दिया और लोकसभा ने भी पास कर दिया, अब वो राष्ट्रपति के पास फाइनल पास होने के लिए आया। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो पास हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं, 3 ऑप्शंस हैं। क्या क्या कर सकता है वो? या तो उस पर हस्ताक्षर कर दे, साइन कर दे, उसको पास कर दे, पुनः विचार के लिए वापस संसद में या लोकसभा और राज्यसभा के पास लौटा दे। संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति केवल एक बार ही पुनः विचार के लिए किसी बिल को वापस कर सकता है। अगर वापस पुनः विचार के बाद हूबहू वही बिल राष्ट्रपति के पास लौटा के आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो केवल एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन, इसी को कहते हैं वीटो, अनंत काल के लिए अपने पास रख ले। मान लीजिए कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आया, तो ये कोई समय सीमा नहीं है कि कितने समय के भीतर उसको हस्ताक्षर करना है। तो राष्ट्रपति अपने पास अनंत काल के लिए रख सकता है। उसी को कहते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर। क्योंकि अपने पास रखता है इसलिए इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो या जेब, हमारी जेब वाला पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। आगे चलते हैं हम विधायी शक्तियों में। राष्ट्रपति के पास क्या क्या विधायी शक्तियां हैं? सबसे पहले तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। आपको पता होगा कि राज्यसभा तो भंग होती नहीं है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद का अभिन्न अंग है। जब राष्ट्रपति का जो पहला वीडियो हमने आपको बताया था उसमें ये हमने बता चुके हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा संसद के अभिन्न अंग हैं। और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र है, जो सेशन है, वो कॉल भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति इन दोनों सदनों का सत्र जो है बुलाता है। अभिभाषण, अब अभिभाषण को समझिए। देखिए, जनरली संसद के एक साल में 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। कुछ 2-2, 3-3 महीने के गैप के बाद, जैसे ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, इस प्रकार के सत्र होते हैं। 3 होते हैं जनरली। तो वर्ष के पहले सत्र
जिसको सामान्यतः बजट सत्र होता है, क्योंकि बजट फरवरी के लास्ट में पेश होता है। तो जो बजट सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति अपनी सरकार का, मतलब जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट है उसका खाका एक साल में क्या कर रही है उसको पेश करता है, उसको कहते हैं अभिभाषण। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद का साल शुरू होने से पहले राष्ट्रपति संसद में भाषण देता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसी तरह जब नई संसद चुन के आती है, नई सरकार चुनकर आती है, तब भी राष्ट्रपति भाषण देता है, उसको भी कहते हैं अभिभाषण। अर्थात 2 बार राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, प्रत्येक वर्ष में पहला जो सत्र हुआ उसमें, और नई सरकार जब बन के आती है तो उस समय राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। किसी विधेयक के बारे में वह प्रधानमंत्री से या किसी से भी जानकारी ले सकता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके उनको नियुक्त कर सकता है कुछ समय के लिए। जब चुनाव हो जाए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पुनः आ सकते हैं। कुछ विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश तक नहीं किए जा सकते, जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन, संचित निधि में से खर्च, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से खर्च, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, अपॉइंट करता है। जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, और जो लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं। जब हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति देश के किसी भी न्यायालय द्वारा, माइंड माय वर्ड्स, राष्ट्रपति देश के किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी सजा को माफ कर सकता है या फिर लघुकरण कर सकता है, मतलब उसको कम कर सकता है। तो किसी भी न्यायालय ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, किसी को गिल्टी घोषित कर दिया, सजा दे दी, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है। आगे चलते हैं। अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति है क्या? यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो, देखिए कानून बनाना देश में किसका काम है? संसद का काम है। अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हो तो राष्ट्रपति अपने आप वह कानून बना सकता है, और उस कानून को कहते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। दोबारा समझें। मान लीजिए संसद के तो 3 सत्र होते हैं, ज़्यादा 2-2 महीने के अगर सत्र भी मान लीजिए तो संसद मैक्सिमम 6 महीने काम करती है। कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और तब कानून बनाना है कोई, तो कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति स्वयं वो कानून बना सकता है, जिसको कहते हैं अध्यादेश। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यदि संसद, ये तो वो हो गया। इसका मूल्य, जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश बनाया, जो राष्ट्रपति ने अकेले कानून बनाया, उसका मूल्य वही होता है जो संसद द्वारा पास किसी विधेयक का होता है। संसद, अच्छा जी, अब राष्ट्रपति ने पास कर दिया, अब दोबारा संसद बैठी। संसद बैठने के बाद अगर उस विधेयक को, उस ऑर्डिनेंस को, उस अध्यादेश को संसद पास कर देती है तो नॉर्मली चलता रहेगा, वरना अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, वो गिर। हाँ, ये जरूर है कि जो अध्यादेश है, संसद का सत्र जब शुरू हुआ है 6 हफ्ते तक का टाइम है, तो अगर संसद 6 हफ्ते में उसे पास कर देती तो ठीक है, वरना वो खत्म हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अगला है आर्टिकल 123, जो अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो अनुच्छेद 123 में। एक पॉइंट और याद रहे राष्ट्रपति की शक्तियों में, जो विदेश में भारत के राजदूत या फिर उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं, अगर आपको दोनों में फर्क नहीं पता तो आप जो पुराना वीडियो है उसको 12 हम कह रहे हैं जरूर देखें। तो जो भारत के राजदूत और उच्चायुक्त दूसरे देशों में अपॉइंट होते हैं, वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी टॉपिक की बात करते हैं राष्ट्रपति में, महाभियोग की, इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं। संविधान के अनुसार निम्न 5 प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। सबसे पहले, कार्यकाल पूरा हो जाए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और देश का मुख्य न्यायाधीश उसे अपने पद की शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, जिससे राष्ट्रपति का पद जब समाप्त हो रहा हो, जब कार्यकाल समाप्त हो रहा हो, तो नया राष्ट्रपति उपस्थित हो, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता।
अगर राष्ट्रपति का पद किसी परिस्थितियों में, इन 5 परिस्थितियों में रिक्त होता भी है तो उपराष्ट्रपति अपने आप कार्यभार संभाल लेता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और उससे पहले ही दूसरा राष्ट्रपति चुनकर आ जाता है। त्यागपत्र, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तब भी उसका पद रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। हालांकि शपथ, ओथ मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति कैसे पद पर रहेगा? चुनाव अवैध, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद, ऑल द डिस्प्यूट, सभी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाएंगे। अगर कोई केस आए सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि जो राष्ट्रपति चुना गया वह 32 वर्ष की आयु का व्यक्ति था, सुप्रीम कोर्ट में यह प्रूव हो गया कि उसकी आयु 32 वर्ष है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष है तो राष्ट्रपति का चुनाव रिक्त हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में, चुनाव रिक्त होने, अवैध होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाता है। इसके अलावा महाभियोग, इम्पीचमेंट, यहां हम बात करते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे लगता है। एक बात आपको जरूर याद रहे कि जो महाभियोग है उसमें केवल एक कंडीशन, किस परिस्थिति में महाभियोग इम्पीचमेंट लगता है? केवल एक परिस्थिति, संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति में, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति में राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। हालांकि भारतीय संविधान में इस लाइन को कभी भी क्लियर नहीं किया गया है कि संविधान का अतिक्रमण क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 61 में प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है। यह किसी भी सदन, जैसा कि आपको पता होगा 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, यह किसी भी सदन में, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा में प्रारंभ हो सकता है। और जिस सदन में प्रारंभ हो रहा है उसके 1/4 सदस्य, 1/4 मेंबर राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देंगे। जिस भी सदन में प्रारंभ हो रहा है उसके 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देंगे। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया उसी सदन में प्रारंभ होगी जिसके सदस्यों ने नोटिस दिया है। राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होता है या तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होता है या महान्यायवादी को भेजता है अपना पक्ष रखवाने के लिए। सदन उसकी बात को सुनती है और अगर सदन उससे संतुष्ट नहीं है और अगर पहली सदन ने 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया तो यह दूसरे सदन में जाता है। मान लीजिए राज्यसभा में पहला सदन था तो फिर लोकसभा में जाएगा। दूसरे सदन में जाने के बाद भी सेम प्रक्रिया होती है और दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने आप पद से हट जाएगा, उसको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है और उसकी जगह उपराष्ट्रपति स्वतः ही अपने राष्ट्रपति के पद पर आ जाएगा। इससे पहले आपको याद हो कि हमने आपको यहाँ बताया था कि 6 माह से अधिक का समय राष्ट्रपति का पद नहीं खाली रह सकता। अर्थात मान लीजिए कार्यकाल पूरा होने में तो वो चुनाव पहले ही करा लेते हैं तो वो तो इशू है नहीं। त्यागपत्र, मृत्यु, चुनाव अवैध और महाभियोग, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आकस्मिक हो सकती हैं। मृत्यु हुआ या महाभियोग हुआ, ये प्री प्लान नहीं होती क्योंकि कार्यकाल तो प्री प्लान है कि 5 वर्ष का है तो इसलिए पहले चुनाव करा। अगर मान लीजिए मृत्यु या महाभियोग की स्थिति में एकदम से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति कार्य करने लगा राष्ट्रपति के रूप में, तो उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि संविधान कहता है राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर करा लिया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रपति का पूरा सीरीज समझ में आई होगी, संविधान की भी सीरीज समझ में आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बहुत ज़्यादा इसमें एजुकेशन से रिलेटेड बहुत वीडियो हम लोग हर प्रकार की वीडियो डालते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल खुले दिल से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।